वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी को, इसके इंट्रोडक्शन को, इसके मीनिंग को, इसके फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन सभी को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो एक बार इस पूरी स्क्रीन को आप ध्यान से देख लीजिए और अगर आपके मोबाइल से स्क्रीनशॉट इसका लिए जा सके तो आप इसको लेकर इसकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसकी प्रोसेस को आप नोट करते रहें। सेकेंड ईयर में इस पेपर को जब डाला गया है, फर्स्ट ईयर में आपने कॉमर्शियल लॉ पढ़ा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस नाम से। यहाँ पर पूरा कॉर्पोरेट लॉ के रूप में कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और कंपनियों के बारे में जनरल बातचीत आपसे 12th क्लास में लिखी जा चुकी है। कंपनियाँ क्या होती हैं, कंपनियाँ क्या क्या आयाम रखती हैं, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आज हम सारे इसके एस्पेक्ट्स क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे मोटी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कंपनी है क्या, वास्तव में कंपनी है बिजनेस करने का एक तरीका। और तरीके अगर हम डिस्कस करें तो एक फॉर्म होता है हमारे पास सोल ट्रेड, एकल व्यापार। एक तरीका हमारे पास होता है पार्टनरशिप, साझेदारी व्यापार। उसी तरह ये भी बिजनेस करने का एक तरीका है कि कंपनी फॉर्म में आप अपने व्यवसाय को चलाएं। आप कंपनी क्यों बनाई है? कंपनी बनाने का पर्पज होता है मास स्केल पर बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना। अब बिजनेस में तीनों बातें शामिल हैं, चाहे आप किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप सेलिंग से जुड़े हुए हैं। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आप बिजनेस एक्टिविटी रन कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई बिजनेस करने का तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन कंपनियाँ जो बनाई जाती है उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि हम मास स्केल पर, बड़े पैमाने पर बिजनेस जो हमारा वॉल्यूम होता है उसका एडवांटेज ले पाए। तो इसके लिए छोटे आकार पर एकल व्यापार है, अकेला व्यक्ति कितने कैपिटल लगा सकता है, कितना बाजार कैप्चर कर सकता है। और पार्टनरशिप में भी हम देखते हैं कि आए दिन मनमुटाव होते रहते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है, कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। तो ऐसे में कंपनी एक साउंड फॉर्म लेकर हमारे बीच में आता है जिसमें हम बिजनेस को पूरा कंडक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आसान हो जाती हैं। तो ये कंपनी इस भूमिका के साथ चालू कर रहे हैं हम, ये है बिजनेस करने का एक मेथड या एक तरीका। अब इसको डिफाइन करने की जब बात आती है, नया कंपनी अधिनियम जिसके बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी, कंपनी अधिनियम का इतिहास आपके साथ शेयर किया था। 2013 29 अगस्त ये हमारी डेट थी इस अधिनियम के इन्फोर्समेंट की। इसकी सेक्शन 220 धारा 2 उपधारा 20 में इसको डिफाइन किया हुआ है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। देखिए कितनी मतलब उलझाने वाली परिभाषा मान सकते हैं वैसे इसको। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज। यानी कंपनी का मतलब है एक कंपनी जो इस अधिनियम, इसका मतलब है 2013 वाला अधिनियम, या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे पहले जो कंपनी अधिनियम थे वो हिस्ट्री आपको बता रखी है हमने। 1850 में पहला कंपनी अधिनियम बना, उसके बाद में 1866 में, 1882 में, 1913 में, 1956 में जो हमारे कंपनी अधिनियम समय समय पर बने, उसमें भी अगर कंपनी बनी हुई है, आज तक चल रही है, इसको हम कंपनी मानेंगे। बस कंपनी अधिनियम में उससे बनी हुई कंपनी होनी चाहिए। हाँ, एक टर्म जरूर है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में बनती है, इसके लिए वर्ड आएगा कंपनी। और जिस डेट का मतलब है 29 अगस्त 2013 जब ये अधिनियम लागू हुआ, उस डेट को जो भी कंपनियां कार्यरत थी, अस्तित्व में थी, उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है कंपनी अधिनियम में विद्यमान कंपनी। विद्यमान यानी उस डेट को वो कंपनी बन चुकी थी, उस डेट को वो काम कर रही थी, तो उसको भी इसकी एक्ट की डिफाइन करते समय इसको इसके कवरेज में लाए गए। तो किसी भी अधिनियम, चाहे वो 1850 में कंपनी बनी थी, अगर आज तक चल रही है तो उसको हम कंपनी मानेंगे। लेकिन इसमें खाली ये पता लगता है कि कंपनी अधिनियम में बनना जरूरी है, बाकी कंपनियों के बारे में ये डेफिनेशन कोई हमारे पास जानकारी नहीं देती है। इसलिए अगला जो पार्ट है, प्रोफेसर लुइस एच हेने, ये माइलस्टोन है। ये डेफिनेशन RAS IAS के एग्जाम्स में भी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। अब ये डेफिनेशन देकर इसका ऑथर कौन है, इसका ओरिजिनेटर कौन है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए जो शब्दावली काम मिली कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी
विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। बहुत सारी बातें इसमें कवर करें। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इसका अपोजिट है नेचुरल पर्सन। आप और हम हैं नेचुरल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व केवल कानून की नज़र में है। कानून में कब होता है इसका अस्तित्व? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक नाम कंपनी को मिल जाता है, बाय नेम कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उस डेट को इसको भी एक पर्सन मान लिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए दूसरा पार्ट है क्रिएटेड बाय लॉ, कानून बनाता है। हमने इस डेफिनेशन में लिया कंपनी अधिनियम की परिभाषा। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो व्यवस्था आपने पूरी की और कंपनी का निर्माण कर लिया। ये हमारे पास दूसरी फीचर आ गई। फिर है हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। किससे? यहाँ तक कि मेंबर से भी अलग है, डायरेक्टर से भी अलग है। कंपनी अलग है, इसके मेंबर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है। क्यों? कंपनी रजिस्टर्ड होते ही आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, तो इसकी जो डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है ये आपको जाननी चाहिए। फिर अगला फीचर आता है इसका परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। कंपनियां लगातार चलती रहती है। दो फीचर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, एक तो होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये चीज़ें मेंबरशिप को आगे से आगे कन्वे करती रहती हैं। जैसे आपने कंपनी के शेयर लिए, अब कंपनी के साथ जब तक जुड़े रहना है आप जुड़े रहें, और जिस दिन चाहे कंपनी के शेयर बेच दें। जैसे आपने शेयर बेचे, आपकी मेंबरशिप अब खत्म हो गई, लेकिन आपका स्थान ले लिया उस व्यक्ति ने जिसने आपसे कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मेंबर की संख्या उतनी की उतनी होगी। ये तो हुआ वो प्रोसेस जब हमने अपने शेयर बेचे। अब दूसरी स्थिति ऐसी आ जाती है, हमारा कोई कंट्रोल उस पर नहीं होता है, कि मान लो किसी मेंबर की डेथ हो गई, अब मरा हुआ व्यक्ति शेयर कैसे बेचेगा? कोई व्यक्ति पागल हो गया, पागल व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, वो अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और एक और डिस्क्वालिफिकेशन होता है, वो है इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन। दिवालिया व्यक्ति को ट्रांजेक्शन का अधिकार छीन लिया जाता है, वो अनुबंध नहीं कर सकता, तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में हमारे पास टर्म आती है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में ये होता है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट रिसीवर होता है, गवर्नमेंट नॉमिनी होता है या लीगल सक्सेसर होता है, उसके पास उसके शेयर्स का टाइटल चला जाता है और कंपनी में मेंबर्स की संख्या फिर उतनी की उतनी हो जाती है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पर आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आप अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया में पहला और आखिरी एटम बम का प्रयोग उसी युद्ध में किया गया। तो एक केस स्टडी बताई जाती है कि कंपनी की एनुअल मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग की बिल्डिंग के पास परमाणु विस्फोट हुआ और सारे के सारे जितने मेंबर प्रेजेंट थे या जितने डायरेक्टर मीटिंग में आए थे सबकी डेथ हो गई, लेकिन कंपनी नहीं बनी। हम बात कर रहे हैं कंपनी जैसे बनती है वैसे ख़त्म होगी। वो डेथ होने पर ट्रांसमिशन, पागल होने पर ट्रांसमिशन, और आप जिंदा हैं तो ट्रांसफ़र की प्रोसेस को पूरा कर लें। और आखिरी फीचर इसमें कॉमन सील। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो व्यक्ति तो है लेकिन उसके हाथ नहीं है, वो साइन नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की सील का उपयोग किया जाता है। जहाँ कंपनी की सील लगा दी जाए, अब सील लगाने के बाद में जो भी अथॉरिटी जिस व्यक्ति के पास होती है, जो पहले से डिसाइडेड होती है, उसने साइन कर दिए तो वो कंपनी का डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है। तो ये है कंपनी को डिफाइन करने के लिए माइलस्टोन डेफिनेशन प्रोफेसर लुइस एच हेने। और इस पार्ट में देखें तो मैक्सिमम फीचर के क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल एंटिटी, सक्सेशन और कॉमन सील, ये सारे के सारे फीचर जब कंपनी को हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं लोगों को, तो ये फीचर्स बताना जरूरी होता है। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो इनको हम लाइटली फोरगो कर देंगे, लेकिन ये माइलस्टोन इसको आप अच्छी तरह रट लें। सही बात तो ये, इसको अच्छी तरह समझ लें और शब्दों को एक एक इसी स्ट्रक्चर के रूप में, आपको परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन क्या आता है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया और एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। यानी आपसे अपेक्षा की जाती है कंपनी को डिफाइन करेंगे, कंपनी के फीचर्स या कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ये इस क्वेश्चन का हमारा पर्पज होता है। तो केवल इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन आता है और उसकी व्याख्या करने के बारे में जो बातें होती है, तो 4-5 फीचर्स ये तो उस डेफिनेशन से निकल कर आ गई। अब बाकी फीचर्स क्या है ये इस पार्ट में कर देते हैं। ये है इसके कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के फीचर्स। तो पहली फीचर हम इस डेफिनेशन से ले रहे हैं, कॉर्पोरेट जो डेफिनेशन है कंपनी अधिनियम की धारा 220, इसमें जो डिफाइन किया हुआ है वो है इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन या बॉडी।
उसी संस्था को, उसी बॉडी को हम कंपनी का नाम देंगे जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड कोई भी संस्था है वो कंपनी नहीं है। अगर कोई फर्म है जिसके नाम के साथ कंपनी लगा हुआ है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कानून की नज़र में पूरी तरह इल्लीगल एसोसिएशन है। उसको बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी पक्षकार हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पता कैसे चले? तो हमारे पास जो 2 फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, 5 सीमा नियम, 5 अंतर नियम, इनकी डिमांड आप कर सकते हैं कंपनी की अथॉरिटीज़ से, और अगर वो देने से मना करें तो आप कंपनी रजिस्ट्रार को ऐसी कंपनियों के बारे में शिकायत करें। तो ये जो था इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, वो फीचर हम यहाँ दे रहे हैं। कंपनी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होनी जरूरी है और पार्टनरशिप से यही इसका फ़र्क है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और आप नहीं भी कराएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दोनों फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन कंपनी केवल रजिस्टर्ड फॉर्म में होगी। कौन कराएगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन? बाय पर्सन और पर्सन्स। कौन से पर्सन? जिन्होंने कंपनी बनाने के बारे में सोचा, और 1 वर्ड में इनको नाम देते हैं हम प्रोमोटर्स, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि कंपनी शुरू करनी चाहिए, एक नई कंपनी की स्थापना करनी चाहिए। अब अकेले व्यक्ति के दिमाग में आया तो पर्सन कहेंगे, 2 या 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाने का फैसला किया तो वो प्रोमोटर्स कहलाएंगे। लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा कुछ व्यक्तियों के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा। फिर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी में मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि हम बड़े पैमाने पर कैपिटल गेन कर पाए। कंपनियां शेयर इशू कर देती हैं तो बड़ी संख्या में जो शेयर होल्डर बनते हैं उससे कंपनी का अच्छा कलेक्शन, जो लिमिटेड नहीं हो सकता, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, जितनी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स। अब 2 तरह की कंपनियां बेसिकली मानते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। कम से कम 2 लोग मिलकर कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ये 200 को एक्सीड नहीं कर सकती। मैक्सिमम संख्या आपको लिमिट करनी पड़ेगी 200 पर। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर है 7, मैक्सिमम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने कंपनी के शेयर्स हैं उतनी तक संख्या आप कर सकते हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम मिनिमम की ही बात करते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने जरूरी है। पब्लिक का मतलब है कोई भी जिसमें सब्सक्रिप्शन कर सकता है, कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। और प्राइवेट का मतलब है हमारे सारे पर्सनल सोर्सेज, जैसे मैं कंपनी बनाऊँ, मैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, ये है प्राइवेट सेक्टर जिसमें पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पब्लिक का लेना देना भी नहीं है। तो ऐसे में 200 से ज़्यादा संख्या नहीं करनी है, ये हमारा अगला फीचर बन जाएगा। और बाकी ये चीज़ें इस कैलकुलेशन में लेती ऊपरी में फिर कर लें। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून से बनेगा। कानून कंपनी अधिनियम 2013 या पिछला कोई भी कंपनी अधिनियम, या जो रॉयल कंपनी है उनका भी तरीका हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन किस दिन बनेगा? जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए उस दिन कंपनी को ये फीचर मिल जाती है, ये एक व्यक्ति की तरह काम कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर राइट्स का मिसयूज किया जा रहा है तो कंपनी अपने डायरेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और डायरेक्टर्स भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्यूचर सक्सेशन, मेंबर्स खत्म नहीं होंगे, या तो ट्रांसफर हो जाएगा या ट्रांसमिशन हो जाएगा, मेंबर्स की संख्या मेंटेन करके चली जाएगी और सील का उपयोग करेंगे तो वो कंपनी का सिग्नेचर कहलाएगा, कंपनी का ऑथेंटिक वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब बाकी जो फीचर्स वो बचती हैं, एबिलिटी टू स्यू एंड टू बी स्यू। बाहर का कोई भी पक्षकार किसी भी चीज़ को लेकर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और यही अधिकार कंपनी को भी मिलता है। कंपनी भी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहरी पक्षकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो दोनों म्यूचुअल ये फीचर बन जाता है, टू स्यू एंड टू बी स्यू, इसको बोलेंगे अभियोग योग्यता। नेक्स्ट फीचर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब ये तो बात कर ली हमने कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, पैसा कई जगह से आता है। अब मैनेजमेंट कैसे होगा? तो कंपनी की मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर्स, इनका चुनाव किया जाता है और उनके हाथ में कंपनी का मैनेजमेंट दे दिया जाता है। अब उसका एक सर्टेन टेन्योर होता है, उस टेन्योर के बाद में फिर समीक्षा की जाती है, इनको कंटिन्यू करना है या इनको कंपनी से हटाना है। तो वो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन किया जाता है। वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में या मैनेजर के रूप में करेंगे।
आपकी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता आपसे पूछा जाता है, नेशनलिटी भरते हो, आप भरते हो इंडियन। कंपनियां भी अगर भारतीय कंपनी है वो भरेगी इंडियन, और भारत के अलावा जो भी कंपनी कहीं भी काम कर रही है उसकी नेशनलिटी उस देश की मानी जाएगी जो उसका ओरिजिन है। ओरिजिन उस कंपनी का जिस देश में हुआ है, नेशनलिटी हमेशा उसकी वहीं पर काम में ली जाएगी। जैसे आप लोग कहीं माइग्रेट भी हो जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन में शिफ्ट हो जाओ, तो नेशनलिटी जब तक आपको वहाँ की नागरिकता नहीं मिल जाए तब तक आप इंडियन ही नेशनलिटी के रूप में बताएंगे। और वो बात कंपनियों के ऊपर भी लागू होती है। कंपनियों की नेशनलिटी है जिस देश का उसका उद्गम है। और लास्ट फीचर है, ये बड़ी एक कंट्रोवर्सी की बात है कि राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं लेकिन सिटीजन नहीं मानते हैं, कंपनियां नागरिक नहीं है। हमारे पास दो लिमिटेशंस हैं, एक हमारा सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में एक चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि नो आर्टिफिशियल पर्सन, और चला गया आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति को नागरिक नहीं मानेंगे। नागरिक केवल और केवल जो फिजिकल फीचर्स के साथ व्यक्ति हैं, जिसके हाथ पांव चेहरा दिखाई देता है, जो मूवमेंट कर सकता है खुद की इच्छा से या किसी की मदद लेकर, उसको हम नागरिकता की श्रेणी में लेते हैं। कहाँ से? नागरिकता अधिनियम और भारत का संविधान। तो उसको कोई हमको समस्या नहीं है, राष्ट्रीयता मानेंगे, लेकिन नागरिकता इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानेंगे। तो इन फीचर्स को आप अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें। कंपनी की प्रारंभिक इंट्रोडक्शन की बात यहीं से आती है, ये माइलस्टोन है, और कंपनी के बारे में 99% संभावना रहती है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आए। और ये आप तो जिस भाषा में समझ चुका है, लड्डू है, हाथ में लड्डू है, ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ के चलते हो तो इसके आधार पर ये, और इनके आधार पर इसकी समझ आसानी से। गुड लक। इसके आधार पर ये